हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। लेकर आ गया हूँ एक और चैप्टर नंबर 2, राष्ट्रीय आय का लेखांकन के मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं। इसका आंसर आपको एक लाइन में लिखना होता है या फिर एक शब्द में या फिर उतना ही जितने में उसका आंसर कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ाना है। तो राष्ट्रीय आय वाले चैप्टर से ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। उन सारे क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको उसका आंसर बिल्कुल सिंपल वे में, सिंपल आंसर जो कि आपको तुरंत पढ़ते ही याद हो जाएगा। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ही देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पर कैपिटा इनकम। तो प्रति व्यक्ति आय के बारे में आंसर है कि प्रति व्यक्ति आय किसी देश की औसत आय होती है। अर्थव्यवस्था की कुल आय को जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है। मतलब किसी देश की जो कुल राष्ट्रीय आय होती है उसको उस देश की कुल जनसंख्या से भाग कर दी जाती है। उसके बाद जो भी राशि प्राप्त होती है उसी को हम प्रति व्यक्ति आय या फिर एक यूँ कहे देश का एवरेज इनकम जो हर किसी नागरिक का होता है, ठीक है ना। लेकिन कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो भी टोटल इनकम होगी, टोटल नेशनल इनकम को उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। किसी देश की एक लेखांकन वर्ष में, लेखांकन वर्ष को मतलब उस देश की अकाउंटिंग है। जैसे भारत का लेखांकन वर्ष क्या है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का है, ठीक है ना। तो देश में सामान्य नागरिकों के द्वारा अर्जित सभी साधन आयों, जिसमें क्या क्या आ जाता है, जिसमें आ जाता है किराया, ठीक है, किराया आ जाएगा, ब्याज, वेतन, लाभ, इन सब का योग किया जाता है। मतलब किसी देश के जितने नागरिक है वो अपने विभिन्न साधनों से जो भी इनकम अर्न करते हैं, किराया, जैसे किराया किससे अर्न किया जाता है, भूमि किराए पे दे दिया, बदले में किराया मिल गया, ब्याज पूंजी लगा दिया, बदले में ब्याज मिल गया, श्रम की एज ए श्रम काम किया तो वेतन मिल गया, लाभ एंटरप्रेन्योरशिप से साहसी को। तो इन सब का टोटल जो है राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में एमसीक्यूज में लगातार पूछा जाता है और याद भी होना चाहिए आपको। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, सिंपल सा आंसर है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, याद रखना, भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशय है। सकल घरेलू उत्पाद, जिसको नॉर्मली हम किस नाम से जानते हैं, जीडीपी के नाम से जानते हैं। जीडीपी के नाम से बोला जाता है इसको। देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। किसी भी देश में जितने भी नागरिक रहते हैं उनके थ्रू जितने भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है ना, उनका टोटल किया जाता है, वो भी बाजार मूल्य पर। राइट, समझ में आ गया। डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अभी तक तो इतनी बड़ी भूल मत कीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एग्जाम से रिलेटेड लगातार मैटर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं। व्यक्तिगत आय को नॉर्मली क्या कहते हैं, पर्सनल इनकम के नाम से चलते हैं। इसको व्यक्तिगत आय भी कहा जाता है। व्यक्तिगत आय कहिए या फिर व्यक्तिगत आय कहिए, एक ही बात है। एक वर्ष की अवधि में एक देश के सभी व्यक्ति या परिवार जितनी आय वास्तव में प्राप्त करते हैं उन सभी आय के योग को व्यक्तिगत आय कहा जाता है। मतलब व्यक्तिगत मतलब लोग जो परिवार है, जो फैमिली है, जो इधर उधर देना लेना होता है, उन सबको करने के बाद उनके पास एक्चुअली में जो बचता है, जिसमें मान लो देश की टोटल राष्ट्रीय आय ये हो गई, उसमें से जो व्यक्तियों को देना है, जैसे सामाजिक सुरक्षा में कटौती हो गई, आवित लाभ हो गया, निगम हस्तांतरण भुगतान, ठीक है ना, इन सबको प्लस माइनस करने के बाद जो बचता है वो होता है व्यक्ति। तो इस फार्मूले को आप जो है भूलिएगा नहीं, फार्मूला याद रखिएगा तो ऑटोमेटिक व्यक्तिगत आय का भी आपको कैलकुलेशन हो जाएगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, उपभोग्य आय प्रयोज्य आय से क्या आशय। व्यक्तिगत आय के बाद प्रयोज्य आय कैलकुलेट किया जाता है। व्यक्तिगत आय में से सरकार द्वारा लगाए गए व्यक्तिगत करों को निकाल देने से जो शेष बचा, क्योंकि व्यक्तिगत आय में क्या होता है ना,
अभी जो इनकम लास्ट में बचती है उसको टैक्स देना बाकी रह जाता है, जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स या फिर प्रॉपर्टी टैक्स या फिर कारपोरेशन टैक्स। तो इन सभी तरीके की जो डायरेक्ट टैक्स होती है उसको माइनस करने के बाद जो लास्ट में नेट बचेगा, और ये एक ऐसी आय होती है जिसको एक्चुअली में आप खर्च कर सकते हैं, जो आपके पास एक्चुअली में बचता है लास्ट में, ठीक है ना, उसे हम उपभोग आय कहते हैं। इनकी व्यक्तिगत उपभोग आय कैसे गए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। समझ में आ गया फार्मूला क्या है? उपभोग आय इक्वल टू व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर माइनस सरकार की विभिन्न प्राप्तियां, जैसे जुर्माना हो गया, फीस वगैरह हो गई जो रह जाती है, उस सबको पेमेंट करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वास्तविक राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का सूत्र बताएं। वास्तविक राष्ट्रीय आय कैसे ज्ञात करेंगे? आपके पास अगर मौद्रिक राष्ट्रीय आय दिया हुआ है उसको कीमत सूचकांक से भाग देकर 100 से गुणा कर देंगे। फार्मूला आपके सामने है, लिख लीजिएगा, ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निजी आय से क्या आशा है? निजी आय किसे कहते हैं? निजी आय का मतलब देश के निजी व्यक्तियों की आय, मतलब केवल सरकार को छोड़ के जो निजी प्रॉपर्टी होती है, जो निजी व्यक्ति होती है, जो निजी कंपनियां होती है, उनकी कितनी इनकम होती है। तो निजी क्षेत्र को सभी क्षेत्रों से प्राप्त आय, जिसमें विदेशों से प्राप्त साधन भुगतान और विदेशों से प्राप्त हस्तांतरण भुगतान दोनों को शामिल किया जाता है, और इन सब के योग को निजी आय कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें किसी भी तरीके की कोई भी सरकारी आय को शामिल नहीं करते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ह्रास व्यय या फिर मूल्य ह्रास एक ही चीज़ है। डेप्रिसिएशन क्या है? एक लेखा वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में सामान्य टूट फूट और घिसावट तथा प्रत्याशित अप्रचलन को ह्रास व्यय कहते हैं। अब थोड़ा सा समझिएगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक बाइक खरीदी और बाइक की कीमत है 1 लाख, और बाइक को आपने 6 महीने यूज़ किया। 6 महीने यूज़ करने के बाद बाइक बेचना चाहते तो कितने में बिकेगी? लगभग 80,000 85,000 में। तो बाइक को यूज़ करने के बदले में उसकी मूल्य, क्योंकि बाइक में कोई ख़राबी नहीं होगी, सब कुछ सही होगा, केवल आपने 6 महीने यूज़ किया है तो उसकी वैल्यू कम हो गई। तो इसी को बोलते हैं मूल्य का ह्रास होना। किसी भी तरीके से, क्योंकि आपने यूज़ किया है या फिर थोड़ा वो टूट फूट आए, जिस तरीके से अगर उसकी वैल्यू में कमी आती है तो उसको मूल्य ह्रास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, साधन किसे कहते हैं? सॉरी, यहाँ पर साधन नहीं होगा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, ये साधन नहीं, इसको एक्चुअली पूरा नाम है साधन आय, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर इनकम। किसे कहते हैं? उत्पादन के साधन के स्वामियों को उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उनकी सेवाओं के बदले में जो प्राप्त होता है उसे साधन आय कहते हैं। जैसे भूमि के बदले में प्राप्त होता है किराया, पूंजी के बदले में प्राप्त होता है ब्याज, श्रम के बदले में मजदूरी और वेतन। इन सब को हम क्या बोलते हैं? साधन। क्योंकि साधनों को देने के बदले में जिसने उसका प्रयोग किया, जो भी प्राप्ति हुई है, उसको हम साधन आय कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, प्राचलन अधिशेष किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। संपत्ति और उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय के योग को प्राचलन अधिशेष कहते हैं। देखिए, बिजनेस को चलाने वाला कौन होता है? उद्यमी होता है, और उद्यमी अपने बिजनेस को चलाने के लिए अपना पूंजी लगाता है, अपनी भूमि देता है, अपना समय देता है, यानी कि उद्यम वृत्ति भी खुद लगाता है। तो उसको इन सब चीज़ों से जो भी इनकम मिलता है उसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि प्राचलन अधिशेष कहते हैं, जिसके अंतर्गत 3 मुख्य चीज़ें शामिल हैं, किराया, ब्याज और लाभ, यानी कि इन तीनों का टोटल जो है प्राचलन अधिशेष के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, रॉयल्टी किसे कहते हैं? रॉयल्टी कई बार आपने इस नाम का सुना होगा, खासकर ये जो है लैंड या फिर माइनिंग वगैरह उसका होता है, बट इसका रियल मीनिंग देखिए इकोनॉमिक्स में कॉपीराइट, पेटेंट या ट्रेडमार्क आदि के प्रयोग के अधिकार देने के बदले प्राप्त आय को रॉयल्टी कहते हैं। मान लीजिए आपने एक बुक लिखी है और आपके बुक को कोई पब्लिकेशन जो छापना चाहता है कि भाई दो, तो आप क्या करेंगे? भाई पब्लिकेशन को कहोगे ठीक है आप बुक छापो, उसको जितना भी आप बेचते उसको 1% मुझे दोगे, दैट इज़ नोन एज रॉयल्टी। आपके पास खेती है और आपकी खेती से क्या निकलता है? आपका खेत वहाँ से जो है कोयला निकल रहा है या फिर मिट्टी का खुदान हो रहा है, बदले में आप जितना मिट्टी वहाँ से निकलेगा उसका एक एवज में आप पैसे लोगे, दैट इज़ नोन एज रॉयल्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्याशित अप्रचलन किसे कहते हैं? प्रत्याशित अप्रचलन मतलब ऐसा जिसके बारे में हम आशा कर सकते हैं। तकनीकी सुधार, नव प्रवर्तन यानी कि नवीनीकरण के कारण पुरानी मशीनों का चलन से बाहर होना प्रत्याशित अप्रचलन कहलाता है। एक मशीन चल रही थी, उसका यूज़ अब यूज़लेस हो गया, अब बाहर कर दिया, उसकी जगह नई मशीन आ गई, तो उसको हम प्रत्याशित अप्रचलन कहते हैं, ठीक है ना।
दूसरा क्वेश्चन है इसमें 14 नंबर, अप्रत्याशित अप्रचलन किसे कहते हैं? अप्रत्याशित मतलब प्रत्याशित के बारे में तो हमें पता होता है कि एक दिन ये यूज बाहर हो जाएगा और ऑटोमेटिक जो है नया आ जाएगा उसको, लेकिन अप्रत्याशित मतलब अचानक, जिसके बारे में हमको नहीं पता है। किसी अप्रत्याशित कारणों, खासकर प्राकृतिक कारणों से अगर संपत्तियां चलन से बाहर हो जाती हैं तो उसे अप्रत्याशित अप्रचलन कहते हैं। जैसे भूकंप के आने से, ठीक है ना, भूकंप के आने से, बाढ़ के आने से जो मशीनें वगैरह खराब हो जाती हैं, यूज़ में नहीं रहती हैं, इसको हम अप्रत्याशित अप्रचलन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मूल्य वर्धित से आप क्या समझते हैं? मूल्य वर्धित को हम मूल्य वृद्धि भी कह सकते हैं और इंग्लिश में इसको वैल्यू एडेड के नाम से जाना जाता है। फर्म के निवल योगदान को जिस शब्द से सूचित किया जाता है उसे मूल्य वर्धित कहते हैं। किसी फर्म का मूल्य फर्म के उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती मूल्य को घटाकर ज्ञात किया जाता है। मूल्य वर्धित का मतलब होता है आपने एक्चुअली में कितने मूल्य में वृद्धि की। अब इसको थोड़ा मैं आपको एग्जांपल में समझाऊं। फॉर एग्जांपल, चीनी मिल वाले ने चीनी को बेचा 2500 रुपये में, ठीक है ना, लेकिन चीनी को उत्पादन करने के लिए उसने क्या किया होगा? उसने तो चीनी को उत्पादन के लिए गन्ना परचेस किया होगा और मान लीजिए 2500 रुपये की चीनी बेचने के लिए उसने लगभग 1500 रुपये का गन्ना परचेस किया था। तो 2500 में से 1500 उसमें जो खर्च किए हैं, यानी कि उसके पास नेट अमाउंट कितना बचा? 10,000, 1,000। तो इस 1,000 को हम मूल्य वर्धित कहेंगे कि उत्पादन का जो मूल्य है उसमें से उस उत्पादन के लिए जो भी मध्यवर्ती वस्तुओं का प्रयोग किया गया उसको माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद जो भी मूल्य बचेगा उसको मूल्य वृद्धि कहेंगे, ये मूल्य वर्धित कहेंगे या फिर वैल्यू एडेड कहा जाता है। ओके, डाउट है तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछने में बिल्कुल मत शर्माइएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सकल मूल्य वर्धित और निवल मूल्य वर्धित किसे कहते हैं? अगर जो मूल्य वर्धित होती है, जो कि आपने कैलकुलेट किया कैसे, उत्पादन के मूल्य माइनस वस्तु के मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य से, अगर उसमें मूल्य ह्रास को जोड़ दिया जाता है, शामिल किया जाता है तो सकल मूल्य वर्धित प्राप्त होता है। और सकल में से अगर आपने मूल्य ह्रास को माइनस कर दिया है तो निवल मूल्य वर्धित प्राप्त होता है। ठीक है, दोनों में से एक ही चीज़ का अंतर है, मूल्य ह्रास का, जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन या फिर स्थिर पूंजी का उपभोग। ठीक है ना, समझ में आ गया? आगे क्वेश्चन नंबर 17, माल सूची किसे कहते हैं? अविके मतलब ऐसे माल जो बिका हुआ नहीं है। अबिका हुआ माल यानी कि निर्मित जो फिनिश्ड गुड्स होता है, जो अभी तक सेल नहीं हुआ है, अनसोल्ड गुड्स इसको बोल सकते हैं। अथवा अनिर्मित वस्तुओं अथवा कच्चे माल का जो स्टॉक कोई फर्म 1 वर्ष से अगले वर्ष तक रखता है उसे माल सूची स्टॉक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, आधार वर्ष से क्या अभिप्राय है? एक ऐसा वर्ष जिसकी कीमतों का प्रयोग करके वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है उसे आधार वर्ष। आधार वर्ष को समझिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस ईयर। क्या बोला जाता है? बेस ईयर। मान लीजिए 2022 की वैल्यू निकालनी है तो एक्चुअली में जो प्राइस जो लिया जाता है ना वो 2000 किसका लिया जाता है? 19 का लिया जाता है। तो 2019 जो है 2020 के लिए आधार, यानी कि जिस साल के साथ आधा वर्ष एक्चुअली में एक ऐसा ईयर होता है जहाँ पर वस्तुओं की कीमतों में बहुत कम ही परिवर्तन होता है और सरकार के द्वारा जिसको निश्चित किया जाता है कि इसी वर्ष के मूल्य से हम जो है वास्तविक के आय की कैलकुलेशन करेंगे तो उसे हम आधार वर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट, जीडीपी और कल्याण किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है? वैसे जीडीपी का मतलब होता है किसी देश की अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य का योग, और कल्याण का मतलब होता है लोगों का आर्थिक कल्याण होना, शिक्षा, चिकित्सा। लेकिन दोनों में कोई लिंक ना होते भी ध्यान में रखिएगा, जीडीपी और कल्याण एक दूसरे से प्रत्यक्ष संबंधित होता है। अगर किसी देश की जीडीपी में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब उस देश की आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि जीडीपी वृद्धि तभी होगी जब उत्पादकता में बढ़ेगी, और उत्पादकता बढ़ती है तो लोगों की आय में भी वृद्धि होती है। लोगों की आय में वृद्धि होती है तो लोगों का रहन सहन का स्तर, खान पान, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब में भी सुधार होता है। तो दोनों में जो है डायरेक्ट संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 10, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर से क्या तात्पर्य? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर यानी कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है जैसे जीएसटी और सहकारी सहायता राशि यानी कि सब्सिडी, दोनों का अंतर जो होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। इसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं समझिएगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज।
ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करके हम क्या निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टॉप 20 क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इस नाम को मत भूलिएगा, द इकोनॉमिक्स गुरु, आपके एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बेस्ट चैनल। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू एवरीवन।